हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, जो कि पतली वाली क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है मंथली, उससे सॉल्व कर रहे हैं। अगस्त मंथ की मैगजीन है और इसमें जो करंट अफेयर है वो आपका 30 जून 2024 तक दिया गया है। इसमें हमने राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, ये तीनों टॉपिक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, टॉपिक 4। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिकी कल हमने सॉल्व कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर सॉल्व करेंगे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन हमेशा कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली के अपूलिया में स्थित फसानो शहर में 50वें जी नंबर याद रखिएगा, 50वें क्रम का है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इटली द्वारा की गई। तो इसमें ये शहर का नाम याद रखिएगा, फसानो शहर, जो कि इटली के अपूलिया में स्थित है। और ये G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है कौन से नंबर का है, तो यह 50वें नंबर का है और इसकी मेज़बानी इटली द्वारा की गई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी भाग लिया गया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर जो है सत्र को संबोधित किया है। इसको लक्ष्य बनाया है किसने, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में पूछने के चांसेस हो सकते हैं। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। ये भी पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए 2047 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। ये भी याद रखिएगा, ये वर्ष याद रखिएगा, 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर किसमें, तो वैश्विक अवसंरचना में निवेश करने के लिए, यानी कि वर्ल्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश करने के लिए 600 बिलियन डॉलर डिसाइड किया गया है। कब तक, 2027 तक। उन्नत एआई सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई। G7 समूह के देश हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सातों देश के नाम याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1975 में तेल संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। इसको भी याद रखिएगा, स्थापना याद रखिएगा। और इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। और आगे इसके ऊपर जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसको भी ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। 20 जून 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, यानी कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंट्रल, यानी कि MRCC का उद्घाटन किया गया। ये याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो है विदेश मंत्री जी ने, हमारे देश के विदेश मंत्री जी ने इसके उद्घाटन में भाग लिया और साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे भी इसमें शामिल थे। इसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक केंद्र, हम्बनटोटा में एक उपकेंद्र और गैले, अरुगाम्बे, बट्टिकाओला, त्रिकोणमाली, कल्लारावा, पॉइंट पेड्रो और मोलिकुलम में मानव रहित प्रस्थान शामिल हैं। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना भारत द्वारा प्रदान किए गए 6 मिलियन डॉलर के अनुदान से की गई है। MRCC का निर्माण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, कंपनी है जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। MRCC संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे कि संकट में फंसे जहाज़ों, लोगों को बचाने और निकालने तथा तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुद्री मार्गों की निगरानी करना है। MRCC का कार्य प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है।
नेक्स्ट जो करंट है वह है बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। तो 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौतों की संख्या याद रखिएगा। इन समझौतों में समुद्री सहयोग व ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों पक्षों ने डिजिटल भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण तथा हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण से जुड़े दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इस बैठक के दौरान भारत ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजने पर सहमति जताई और रंगपुर में एक सहायक उच्चायोग खोलने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी पर बातचीत शुरू करने का संकल्प लिया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को लगभग $2 बिलियन का विदेशी निर्यात हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत जो है वह बांग्लादेश के साथ अपना सबसे जो बड़ी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक। 19 जून 2024 को तीसरी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 3 देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के 3 स्तंभों समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री एवं पर्यावरण सहयोग का बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन तंत्र, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग तथा बहुपक्षीय जुड़ाव के ढांचे के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों की पहचान की गई। साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वर्ष 2023 में द्वितीय भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की पहचान भी की गई थी। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने। 19 जून 2024 को माटामेला सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। 14 जून 2024 को दक्षिण अफ्रीका संसद द्वारा इन्हें दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने 400 सदस्यीय संसद में 283 वोट अर्जित किए, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी के जूलियस मालेमा को 44 वोट मिले। यानी कि जो सिरिल रामाफोसा हैं इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। और इन्होंने कितने वोट प्राप्त किए, तो 400 संसदीय सीट में से इन्होंने 283 जो है वोट अर्जित किए हैं। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने 29 मई 2024 को आयोजित आम चुनाव के केवल 40% वोट प्राप्त किए हैं। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस को लगभग 22% वोट मिले हैं। सिरिल रामाफोसा 2018 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया जो है वह कार्यकारी राजधानी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और केप टाउन जो है यह विधायी है, और ब्लोमफोंटेन जो है यह न्यायिक या जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता। 18 जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। थाईलैंड की नेशनल असेंबली ने ऊपरी सदन थाई सीनेट ने विवाह समानता विधेयक पारित किया। ताइवान और नेपाल के मध्य थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। यह कानून किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। साथ ही इस कानून के द्वारा नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में भी बदलाव किया गया है, जिसमें पुरुष और महिला तथा पति और पत्नी जैसे शब्दों को व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी कि अब पति पत्नी के स्थान पर यहाँ पे
व्यक्ति या विवाह भागीदार का नाम यूज होगा किसमें, तो समलैंगिक जो विवाह को मान्यता दी गई है उसमें। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन। अब 15 से 16 जून 2024 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के बॉर्गेन स्टॉक में यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करना एवं न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना था। इस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया। सम्मेलन में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया है। इस दौरान यूक्रेन में अनाज निर्यात, कैदियों की अदला बदली सहित मानवीय मुद्दों एवं रूस के कब्जे वाले जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। याद रखिएगा, ये जो रूस और यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी मैटर हो रहा है तो उसमें आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा भारत ने इसमें भाग लिया कि नहीं लिया। एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि जितने भी समझौते हुए हैं और देशों के साथ, तो उसमें भारत से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इस सम्मेलन में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ इसमें भारत शामिल था। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। शामिल तो था भारत बट हस्ताक्षर नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किसको किसको, तो डेनमार्क को, ग्रीस को, पाकिस्तान को, पनामा और सोमालिया को चुना गया है। इन 5 सदस्य देशों को 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है जो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। कौन कौन से देश, तो एक बार फिर से देश को देख लेते हैं। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यूएनएससी में 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। 5 अस्थायी सदस्य जिसे P5 के रूप में जाना जाता है में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है। तो किसने, तो इसमें भारत है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। एक संघ भी इसमें शामिल है, यूरोपीय संघ, यू। तो भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ। इसके संबंध में घोषणा विश्व की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डियागो, कैलिफोर्निया में आयोजित बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक में की गई। प्रतिभागियों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया। संबंधित देशों को जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान को विकास सहायता उपायों का समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में यह गठबंधन शुरू किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें दुनिया भर के 20,000 से अधिक नेता एक साथ आते हैं। यह सार्वजनिक दवा कंपनियां और बायोटेक स्टार्टअप से लेकर शिक्षा जगत जैसे गैर लाभकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों तक संपूर्ण बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अमेरिका द्वारा मिंटमैन 3 ICBM का परीक्षण। 4 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिंटमैन 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया। एक पुनः प्रवेश वाहन यानी कि री एंट्री व्हीकल से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। यह परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमैन की एक संयुक्त टीम द्वारा स्पेस फोर्स गार्डियंस की सहायता से किया गया।
परीक्षण का उद्देश्य अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यह है कि क्लाउडिया शिनबाउम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी गई हैं। तो जून 2024 में जलवायु वैज्ञानिक और मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर 61 वर्षीय क्लाउडिया शिनबाउम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मेक्सिको की, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली यहूदी नेता हैं, ये भी याद रखिएगा। मैक्सिकन चुनाव कार्यालय के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार शिनबाम की लगभग 58% वोट मिले थे। इनको 58% वोट मिले। मेक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें मैक्सिकन संसद के निचले सदन और सीनेट के सभी सीटों तथा क्षेत्रीय और नगरपालिका कार्यालय शामिल हैं। क्लाउडिया शिनबाम 1 अक्टूबर 2024 को मेक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। मेक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेटस है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि अदानी पोर्ट्स द्वारा दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन। अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 वर्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा 31 मई 2024 को प्रदान की गई। अवगत करा दें कि अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंटेनर टर्मिनल 2 की क्षमता 1 मिलियन यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है, TU है। यह तंजानिया के कंटेनर वॉल्यूम का लगभग 83% संभालता है। दार एस सलाम पोर्ट एक गेटवे है जिसमें सड़क और रेलवे का एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा सिटी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में ही स्थित है। डोडोमा सिटी इसकी राजधानी भी याद रखिएगा। तंजानिया में विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील स्थित है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह कि दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में कासा कहेंगे। एरोस्पेस उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र का गहन समर्थन करने वाले विशेषज्ञों को विकसित करने तथा चुनौतीपूर्ण और अभिनव अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच साझा की जाने वाली नीति और विकास कार्यों का सुव्यवस्थित करना है। यह एजेंसी एक एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान को भी अपने ढांचे के तहत लाएगी, जिसने नूरी और इसके पूर्वी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को विकसित किया था। इसने 2032 के लिए पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई है। मई 2023 में नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां देश बन गया है। नूरी रॉकेट के जरिए एक वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज है वह है कि भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में स्थापित प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। 29 मई 2024 को भारत ने वर्ष 2003 में कोलंबो प्रक्रिया स्थापना के बाद से पहली बार 2024-26 के लिए इस समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है और यह एशिया के मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार, संविदात्मक श्रम प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत 2003 में कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। इस प्रक्रिया का समन्वय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के अस्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है।
तो ये रहे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, यानी कि जून मंथ में जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर था उनको हमने पढ़ लिया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।